नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट चैनल को देख रहे हैं आप और कंटेंट ही देता हूं मैं। 71 और 72 बीपीएससी दोनों के लिए अब आपको शुरू से मिल जाएगा कंटेंट। आज का जो वीडियो होगा ये बीपीएससी पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बिहार स्पेशल जीएस का एमसीक्यू जो 71 बीपीएससी के लिए मैं करवा रहा हूँ, बिहार स्पेशल का, उसका पहला वीडियो होगा। और ये इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। किससे? तो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं जितने एमसीक्यू आपको करवाऊंगा यकीन मान करके चलिएगा, बिहार स्पेशल में मैक्सिमम सवाल आपके वहीं से पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही। एक क्लासरूम होता है जिसमें 60 to 70 बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन एक का ही होता है, 2 का होता है, 3 का मैक्सिमम। कोई बहुत ही बेहतरीन क्लासरूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 2 से 3 बच्चे निकल जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्लासरूम से एक आध बच्चे किसी का सिलेक्शन होता है बैच से। कहीं पर भी किसी भी कोचिंग, अच्छे कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, झंझार वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही जगह पर पढ़ाया, एक ही प्रकार के व्यक्ति ने पढ़ाया, एक ही प्रकार के मटेरियल भी मिला आपको, एक ही प्रकार के वीडियोस सब लोग देखते हैं, फिर क्यों किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है? वीडियोज़ या मास्टर के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट केवल और केवल आपको राह दिखाने का काम करते हैं। आपका अपना एफर्ट जब तक उस पर नहीं लगेगा, आपका अपना प्रयास जब तक उस पर नहीं लगेगा, कोई आउटकम नहीं निकलता है किसी क्लासरूम का, किसी वीडियो को देखने का, किसी पीडीएफ को पढ़ने का, किसी नोट्स को पढ़ने का। यानी कि मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाता हूँ, कोई शिक्षक आपको सिलेक्शन, कोई कोचिंग नहीं दिलवाता है, आपका एफर्ट दिलवाता है। उस एफर्ट में हम बस एक निमित्त मात्र होते हैं, एक सहायक के रूप में होते हैं। तो अपना एफर्ट डालिएगा। मैं आपको बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू करवाऊँगा, लेकिन जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे उसको, कोई आपको आउटकम नहीं मिलने जा रहा है। शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ये 72 बीपीएससी के लिए 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। जुड़िएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं, उनको भी जोड़ना मैं शुरू कर दूंगा, जल्द ही मैं जोड़ दूंगा। आज काफ़ी सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं, इसलिए अभी तक मैसेज उनको नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िएगा। पिछली बार जो 71 के लिए जुड़े थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने इस बार मेंस भी दिया है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, ब्लर नहीं होगा, आपको स्पष्ट दिख जाएगा, मैं पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये 64 बीपीएससी का सवाल है। ये घटना चक्र की बुक आती है ना, बीपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र, 300 से 400 रुपये के बीच में ये बुक आती है। आप चाहे तो ले सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, पब्लिकली मिलेगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है ये जगह, वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। मैं इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्तर, जो नवीनतम खोज मिला उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर में लहुरा देव है। ये जगह का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ या लहुरा देव से, तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य के चावल प्राप्त हुए हैं, हमें चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य वगैरह भी मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले जगह कोल्डीहवा बेलन नदी का घाटी प्रयागराज जनपद में पड़ता है। तो इन तीनों जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है, लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डीहवा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण, ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इन दोनों का जिसमें युग था, जहाँ पर इन दोनों को उपयोग किया जाता था, उसको ताम्र पाषाण कहा जाता है, ताम्र पाषाण कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर मत याद कीजिएगा, जो फैक्ट है उसको याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सी ऑप्शन याद कर लिया, ताम्र पाषाण युग याद कीजिएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? मानव जीवाश्म पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम किस नदी घाटी से? तो नर्मदा नदी घाटी से
हथनौर नामक जगह है, वहीं से प्राप्त हुआ। तो इसका खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में किया गया था। अगली बार सवाल पूछेगा प्रथम मानव जीवाश्म किस इतिहासकार ने प्राप्त किया था, तो 1982 में अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ समय पेंटिंग मिलती है गुफाओं में, मध्य पाषाण काल के पेंटिंग मिलती हैं गुफाओं में। ओके, अगला सवाल है उत्तरनूर, चिरांद, गुफकराल और पायमपल्ली, ये अलग अलग नवपाषाण और पुरापाषाण कालीन जगह है और उसके सामने लिखा हुआ है नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान की वर्तमान में ये सब स्थल कहाँ पर हैं। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, बिहार स्पेशल में आपको पाषाण बिहार से ही पूछा जाएगा ऐसा कभी भी नहीं है, बाहर से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल चिरांद का ही नाम पूछा जाएगा, देश के किसी भी पाषाण कालीन स्थल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। उत्तरनूर कहाँ है, तो ये है तेलंगाना राज्य में, वर्तमान में, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। चिरांद अपने बिहार के सारण जिले में है, छपरा के समीप। गुफकराल कहाँ है बंधुओं, तो ये कश्मीर में ये जगह है गुफकराल। और पायमपल्ली अपने तमिलनाडु राज्य में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। वैसे भी अगर एलिमिनेट करना होता तो बी का देखिए किसी में 4 मिल रहा है क्या, मान लीजिए हमें 3 के बारे में नहीं पता तो बी का 4 यानी कि बिहार के बारे में तो पता होगा, तो बी का 4 अगर 1 में मैच करेंगे तो बी का 4 1 में ही निकल करके आ रहा है और इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा। मैच करना है फिर से ताम्रपाषाण युगीन और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता और स्थल को मैच करना है। आहार सभ्यता, कायथा सभ्यता, स्वालदा सभ्यता और मालवा सभ्यता, ये अलग अलग सभ्यताओं के नाम हैं। कृपया एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे ताम्रपाषाणिक युग का तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, काली सिंध नदी और अगला कौन सा है बंधुओं, तो बनास नदी लिखा हुआ है। कौन सा सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आहार नामक स्थल बनास नदी के किनारे है, कायथा काली सिंध के किनारे है, स्वालदा ताप्ती के किनारे है और मालवा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्यों नदियों किनारे स्थित होते थे भाई ये सब पुरापाषाण, पहले के मानव नदी किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे से परिवहन, बिल्कुल सही, उस समय तो गाड़ी नहीं था तो परिवहन यानी कि इधर से उधर जाना आसान था और वहाँ पर जल भी मिल जाते हैं। नदी किनारे खेती भी अच्छी हो जाती है, नदी किनारे शिकार भी मिल जाते हैं, इसीलिए नदी किनारे में ही घर बनाया जाता था। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, सैंधव का यानी कि सिंधु काल की बात हो रही है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक युग में किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐतिहासिक युग जिसके प्रमाण तो हमें मिले हैं लेकिन कोई लिखित इतिहास उसका हमें नहीं मिला है। हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता विद्यमान थी लेकिन हमें उसका लिटरेचर पढ़ा नहीं है, उसके लिखे हुए शिला पट्टिकाओं को हम नहीं पढ़ पाए हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक किसको कहा जाता है, ऐसा सभ्यता जिसमें लिखने का ज्ञान नहीं था उनको, उसको प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान का आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 से 600 बीसी कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ लेखन कला का तो ज्ञान है लेकिन हम मनुष्य आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर पाए हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्की ईंटों से बनी इमारत, बिल्कुल सही। प्रथम असली मेहराव, बिल्कुल नहीं, ये बनाया गया है दिल्ली सल्तनत के दौरान। पूजा स्थल सही है, कला वास्तुकला भी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला सवाल है किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो यह लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगली बार ये सवाल पूछेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। निम्न से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल था, ये रिवर बंदरगाह था, ये समुद्र के समीप में नहीं था। ये भी ध्यान रखिएगा एक नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह और भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भौ से भोगवा याद रहेगा आपको, भोगवा नदी के किनारे पोर्ट टाउन था जिसको लोथल कहा गया है। 3 युगल समाधि वाला एक हमें टॉम्ब यहाँ से प्राप्त होता है, 3 युगल समाधि वाला एक टॉम्ब प्राप्त होता है लोथल नामक स्थल से।
निम्न से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, ये पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा गुजरात में है भाई? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, काली कलर की चूड़ियाँ, ये राजस्थान में स्थित है। डाबरकोट में बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये बलूचिस्तान में है, ये हरियाणा में स्थित है, ये राजस्थान में है और ये गुजरात में है। अभी आपको हल्का लग रहा होगा ये सवाल, एग्ज़ाम में आएगा तो पसीना टपकेगा गुरु। यहाँ पर देख लीजिए अगला सवाल क्या है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसमें से मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता सबसे प्राचीन है। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के द्रोणी में हुआ। नदियों के किनारे सभ्यताएं फलती फूलती हैं। निम्न से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो दरअसल में घोड़ा नहीं पता था। हालांकि सूतकांगे डोर से घोड़ा के अस्थियों का प्रमाण मिलता है, लेकिन माना जाता है कि उनको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं थी। देखिए क्या है, सेंदोर बोकनी द्वारा सूतकाग डोरा से प्राप्त तथाकथित अवशेषों में 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष माना जाता है। 1974 में ASI के JP जोशी और AK शर्मा ने यहाँ से 2117 ईसा पूर्व के प्रत्येक मध्य स्तर पर अश्वस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित किया था। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इसे तथ्य को सही नहीं मानते हैं। क्यों सही नहीं मानते हैं? क्योंकि वे साबित करना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये अश्वों का पालन नहीं करते थे। अश्वों पर बैठ के बाहर से लोग आए जिनको आर्य कहा जाता है, और उन्होंने अश्व के बदौलत सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया। इतनी बड़ी सभ्यता जहाँ पर खच्चर पाए जाते हैं, क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में था गधे पाए जाते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पर अश्व नहीं पाए जाते हैं। क्या मजाक हुआ है हमारे भारत के इतिहास के साथ में, क्या मजाक हुआ है हमारे साथ में। सारे वामपंथी इतिहासकार मानते हैं कि अश्व नहीं पाया जाता था, और सारे दक्षिणपंथी इतिहासकार मानते हैं कि अश्व पाया जाता था। कैसे ये संभव हो सकता है? निम्न से किस हड़प्पाकालीन स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ई इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, एक से ज़्यादा। बनावली हरियाणा और कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थान से आरंभिक चरण के जुते हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा की हल की प्राप्ति हुई है। यानी कि एक से ज़्यादा हो जाएगा बनावली और कालीबंगा, लेकिन एक ही ऑप्शन में रहे तो बलावनी को आप सबसे सही आंसर मान सकते हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, कृपया फैक्ट पढ़ करके ही जीवन ना व्यतीत करें। एक बात बताइए मुझे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे पूरे दुनिया से व्यापार करते थे। UAE से व्यापार चलता था, बहरीन से व्यापार चलता था, मेसोपोटामिया से व्यापार चलता था। तो यहाँ पर कोई घोड़ा है तो इन लोग पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर एक जीव है जिसका 4 पैर है, उसको घोड़ा कहते हैं। क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं झूठा मूठा इतिहास लिख करके। सीरियसली, क्या आपको नहीं पता कि जिराफ नामक कोई जानवर होता है? भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 66 BPSC PT 2020 में सवाल पूछा गया है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है बंधुओं? तो कालीबंगा राजस्थान में मिला है। सबसे सुटेबल स्थल इसका ए ही हो जाएगा, इसका ए ही हो जाएगा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी से बनी हुई, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। पकी हुई मीट को ही मिट्टी को ही पकी हुई मिट्टी को, सॉइल को टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा से बने हुए हल कहाँ पर मिले हैं? तो हल हरियाणा बनावली, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। निम्न से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो VA स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। VA स्मिथ हड़प्पा, बल्कि ये इंड्रोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोज से संबंधित नहीं है। राखल दास बनर्जी जैसे KN दीक्षित, आर्नेस्ट मैके, ऑरेल एस्टीन, AN घोष, JP जोशी, इन सभी लोगों का नाम आता है।
हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग किया गया है, लाल रंग का उपयोग किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। काला मृदभांड किसकी पहचान है? काला पॉलिश मृदभांड। मौर्य काल में पॉलिशदार मृदभांड बनाए गए। इसका आंसर ए हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? कितने वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि 900 वर्षों तक लगभग वहाँ पर वर्षा नहीं हुई, तो शहर उजड़ गए, क्योंकि वर्षा के बदौलत ही जीवित वो शहर था, वो उजड़ गए और वो सभ्यता खत्म हो गया है। धातव्य है कि अर्नेस्ट स्टील जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है, और ये भी माना गया कि नदियों ने अपना मुहाना बदल लिया। जिस नदी किनारे में मोहनजोदड़ो स्थित हुआ करता था, वर्तमान वो सिंधु नदी उससे काफ़ी दूर स्थित है। इसे लगता ही नहीं है कि उस नदी के किनारे इस शहर को बसाया गया था। तो नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए और जलवायु परिवर्तन के कारण से इतनी बड़ी सभ्यता विलुप्त हो गई। अगला सवाल है वैदिक काल से। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगृह था, राजगीर था। राजगीर जिसको कहा जाता है, यही था। जब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, डीवाईएसपी वगैरह की ट्रेनिंग यहीं पर होती है गुरु, बाकी तो बीपार्ड में होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहदत्त वंश था, और बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। जरासंध का आपने नाम सुना है, उसी वंश से सारे बिलोंग करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम यानी कि नशा करने का चीज हो गया, तो 9वां मंडल है, पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 10 चैप्टर हैं, और 9वें मंडल के 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के दशक मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख 10वें मंडल से मिलता है। गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है, ये कृपया करके मुझे बताएं, और उस मंडल की रचना किस ऋषि ने की है, ये भी बताएं मुझे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवताओं को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है, सोमरस का पान कृपया ना करें, शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है हमें? तो ऋग्वेदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र कहा जाता है। ऋग्वेदिक मंत्र में उल्लेखित है गायत्री मंत्र। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है, यानी कि ऋग्वेद के 3rd चैप्टर की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, और इसी में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है, यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के काल में अछूत की भावना उद्धृत हुई थी। वैदिक काल में अछूत नहीं होते थे, छुआछूत की भावना नहीं थी। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम का मतलब सीधा यानी कि निम्न वर्ग की किसी महिला ने उच्च वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लिया, तो इसको सीधा अनुलोम विवाह माना जाता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उच्च वर्ग की किसी महिला ने निम्न वर्ग के किसी पुरुष के साथ विवाह कर लिया, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, उल्टा विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप अलग अलग जातियों का प्रादुर्भाव होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू होता है गुंदू? तो प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वेनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व को लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभान के साथ में प्राप्त हुआ है। काले कलर के लोहे के मृदभान के साथ में प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व है। अभी मैं आपको लोहे के बारे में एक लोहा जैसा ज्ञान दूंगा।
सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम आयस यानी कि काला मेटल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख है। फाल यानी कि हर और फाल होता है, हल में लगा होता है फाल। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। भारत में इसका पुरातात्विक निर्धारित काल 1000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। लोहा गेम चेंजर साबित हुआ। उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इतना वर्ष पहले अगर लोहा प्राप्त हो जाता तो सभ्यताएं और भी ज़्यादा विकसित हो जाती। कल कारखाना आपने नाम सुना है? कल कारखाना, कल का मतलब क्या होता है? कल कारखाना आपने नाम सुना होगा, मुंह से किसी के, न्यूज़ में भी बोलते हैं कल कारखाना। कल कारखाना, कल का मतलब क्या है? लोहा है यहाँ पर। कल युग, लोहे का युग, कल युग। जिस दिन से कलयुग प्रारंभ होता है उसी दिन से लोहे का प्रारंभ माना जाता है। महाभारत आपने देखा है क्या? उसमें सबसे अंत में राजा परीक्षित आते हैं। परीक्षित के पश्चात से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है ना? जिसके पश्चात से माना जाता है कि स्वर्ण जो है अब वो भ्रष्ट करेगा आदमियों को। लोहा को उसी के पश्चात से उचित माना जाने लग गया, क्योंकि सारे कृषि कार्य, युद्ध अब लोहा के जरिए लड़े जाएंगे। बहुत ही मजबूत सा मेटल जिसका उपयोग धरती को चीरने में भी किया जा सकता है, इंसानों को गिराने में भी किया जा सकता है, और मजबूत भवनों के निर्माण में भी, रथों के निर्माण में भी किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा मेटल है इंसान के हाथों में लग गया जिससे वो इंसानों को भी मार सकता है और कृषि भी कर सकता है। अब सभ्यताएं ज़्यादा बड़ी होंगी, राज्य ज़्यादा बड़े होंगे, अमीरी ज़्यादा आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, कृषि ज़्यादा विस्तारित होगा। तो कल युग का प्रारंभ हो गया। जब संसाधन अतिरेक हो जाता है तो समाज में अनैतिकता फैल जाती है। बोगस कुएं का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी नदी आधुनिक रावी के तट पर लड़ा, जिससे भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता पर चर्चाएं की गई हैं? तो उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनिषद हैं जिनमें ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्मांड, स्पेस, साइंस, हर चीज़ की चर्चा की गई है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ है वर्तमान में ये? नेपाल के पास में है। दरअसल नेपाल और भारत के सीमा के पास में है ये लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप, गोरखपुर के समीप में लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया बिहार, वैशाख पूर्णिमा के रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तम मिग्रदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया, और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में जो मूर्ति रहती है, जिसमें लेटे हुए रहते हैं और सर के नीचे ऐसे हाथ रखे रहते हैं, वो कौन सी मुद्रा है? तो महापरिनिर्वाण की ही मुद्रा है। भगवान बुद्ध उस समय मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, वही वो अंतिम क्षणों की मुद्रा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ, बनारस के समीप में ये जगह स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसे हुई थी भाई? तो महात्मा बुद्ध हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब क्या हो जाता है? ये पता चल जाना कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ है, मैं इससे पहले के जन्म में क्या था। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ सेव होता है, ऐसा माना जाता है। क्या आधुनिक युग में भी किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो अंतिम बार जिनको हुआ था वो महात्मा बुद्ध के बाद भारत में कम से कम विवेकानंद जी को माना जाता है। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक है, वहीं पर वो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, कृपया इनको मैच करें। तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन उनका कुशीनगर में
हो गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो राजगृह था, राजगृह में किया गया। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। मैं अगर सवाल बनाऊंगा, पूछ लूंगा आपसे कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन में बुद्ध के कौन से 2 शिष्य उपस्थित थे, यकीन मानिए आपको एग्जामिनेशन में उसमें दिक्कत हो जाएगी। इनमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें 2 सूत्र विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। सुत्त और विनय, सुत्त पिटक, विनय पिटक में विभाजित किया गया। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। 2 पिटक बनाए जाते हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? तो राजगृह में हुई। उनके मृत्यु के ठीक बाद हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के साल में अंतिम बौद्ध सभा का आयोजन होगा, जिसको चतुर्थ बौद्ध संगति कहा जाता है। कश्मीर के कुंडल वन नामक जगह है, वहीं पर इसको आयोजित किया गया था। अब इसको ज़रा डिटेल पढ़ते, इतना डिटेल में, ताकि इससे एक भी सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलमल में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने ताम्र पत्रों पर खुदवाया और एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य सर्वकामिन थे। ओके, याद रहेगा ये। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क नाम था। और यहाँ पर महायान और हीनयान में बुद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। महायान यानी कि भगवान बुद्ध अब देवता हो जाएंगे, उनकी पूजा पाठ की जाएगी। जिस चीज़ का जीवन भर विरोध किया वही उनके साथ किया जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे और मूर्ति बना करके उनकी पूजा तंत्र मंत्र से बिल्कुल प्रसाद और हर जगह हर चीज़ किया जाता है। भूत भगाने के उपचार भी शुरू कर दिए गए उनके नाम पर। तो महायान संप्रदाय की स्थापना होगी। हीनयान जो उनको केवल एक बहुत ही बड़ा फिलॉसफर मानता है और भगवान बुद्ध के बोले गए वचन और उनको देवता नहीं बल्कि एक महामानव मानकर पूजा अर्चना करते हैं, वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि धर्म आडंबर के बिना नहीं चल सकता है, तंत्र मंत्र के बिना, चमत्कार के बिना नहीं चल सकता है धर्म। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। ये कौन सा आंसर दिया है? सी मार देना, समस्तीपुर। बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस प्रकार का ये आंसर दिया है? ऑप्शन। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के समय में सिंघली अनुसूची और दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान में बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला भाई? तो कुशीनगर में जाकर के मिला। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे थे। आमों की वाटिका थी उस लुहार की, और वहीं ठहर गए। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दे दिया, मतलब सूकर का मांस, सुअर का,
इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। डायरिया हो गया भगवान बुद्ध को, और इस वेदना के बाद वे कुशीनगर कयासा और मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बुद्धों की है। त्रिपिटक विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। सुत पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत फिलॉसफी बौद्ध धर्म का अभिधम्म पिटक में आपको मिल जाएगा। निम्न से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना ये हीनयान में नहीं होता है, महायान में होता है, महायान में होता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो भाई महात्मा महाबोधि मंदिर स्थित जो अभी वृक्ष है जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने, बंगाल का शासक था गौड़ वंश का, उसने काट दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए, नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे अलेक्जेंडर कलिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, पुष्यमतसुंग और 1 बार पूर्व बर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों विवाद होने के कारण बिहार बीपीएससी ने इसको सवाल से ही बाहर कर दिया था। इस तरह के सवाल पूछते ही क्यों हो भाई, जिसको बाहर करना पड़े, है ना। अगला सवाल पर चले। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की। सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईसा पूर्व के बीच में। बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया। गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो भाई बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में, क्योंकि कनिष्क ने महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया और महायान में बुद्ध में देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध अब एक देवता नहीं, एक फिलॉसफर नहीं, बुद्ध अब एक इंसान नहीं, फिलॉसफर नहीं, बल्कि एक देवता हो जाते हैं, देवता। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, मतलब मिले थे। आलार कलाम ने आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे, लेकिन बुद्ध को यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। भारतीय कलाम, स्तूप, चैत्य और विहार ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, यानी कि बुद्धिज्म बोलता है भूख लगी है तो खाना खा लो, खाना खा लो भूख लगी है तो। जबकि जैनिज्म क्या कहती है? जैनिज्म कहती है भूख लगी है तो भूखे मर जाओ। जैनिज्म अतिरेक को बढ़ावा देती है, वहीं बुद्धिज्म मध्यम मार्गे प्रतिपदा को बढ़ावा देती है। आत्मदमन की बात बुद्धिज्म में नहीं किया गया है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बुद्ध विहार को बनवाया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है बंधुओं? तो कुषाण काल ही गंधार मथुरा शैली के संदर्भ में बुद्ध और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, बहुसंख्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोनों ही हो जाएगा, इसीलिए ई हो जाएगा। गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों भर भर के उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गंधार शैली में आपने देखा है भगवान बुद्ध की एकदम मैक्सिमम लोगों के पास गंधार शैली की ही मूर्ति होती है। जो घुंघराले बाल वाला आप देखते हैं ना मूर्ति, जिसमें चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, बिल्कुल लंबे चौड़े से बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, वो उनका गंधार शैली में बना हुआ मूर्ति है। ठीक है। उसमें यूनानी प्रभाव माना जाता है, यूनानी प्रभाव माना जाता है गंधार शैली में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप राजगीर में बना हुआ है। सी इसका आंसर हो जाएगा। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली उनका प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अब क्या क्या बताऊं, अब इनका पिन कोड ही बाकी रह गया है। ये सब इसलिए याद कर लेना क्योंकि बुद्ध जैन से जुड़े हुए हर छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं।
इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि मानी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने 540 ईसा पूर्व माना है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का है। एनसीईआरटी नवीन संस्करणों में भी 599 ईसा पूर्व लिखा गया। पहले 540 माना जा रहा था, लेकिन अब 590 माना जा रहा है, 599 माना जा रहा है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? मनेर, राजगीर और पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था उन्होंने। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 उपांगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, यह आप मुझे बता दीजिएगा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया नियम से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक क्रिया, सम्यक चरित्र जिसको कहा था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। मेरा सबसे प्रिय संप्रदाय यही है, आजीवक संप्रदाय। इनका कहना है जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर रहेगा। निश्चिंत होकर खाओ पियो मौज करो जीवन में। जो कुछ भी है वो सब कुछ तय है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है जीवन में, सब कुछ नियति ने पहले से ही तय कर रखा है। हम सब निमित्त मात्र हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल था। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका झुकाव किसकी तरफ था? तो जैनिज्म की तरफ में था। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य को प्राप्त किया, तो वह था जुम्भिक ग्राम है। कहाँ पर है ये तो देखते हैं। देखिए कहाँ दिया हुआ है। महावीर स्वामी 12 वर्षों कठोर तपस्या साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पुण्य ज्ञान को प्राप्त किया, फलतः वह कैवलिन कहलाए। शैव तथा भागवत धर्म के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्तों की देन अत्यधिक थी। जैसे आया कि जैनिज्म के संस्थापक कौन थे? आया क्या ये सवाल? जैनिज्म के संस्थापक नहीं आया। जैन धर्म की स्थापना किसने की? किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के तीर्थंकर थे केवल महावीर स्वामी जी, अंतिम तीर्थंकर। उससे पहले जैन स्थापित हो चुका था। ऋग्वेद में भी जैन के 2 गुरु ऋषभदेव और इष्टनेमि की चर्चा मिलती है। शैविज्म का संस्थापक कौन था? भगवान शिव हैं क्या? कोई भी सनातन धर्म का संस्थापक नहीं है गुरु। गुप्तों के समय में सबसे ज़्यादा फला फूला ये नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। 69th बीपीएससी पीटी का सवाल। और आज का अंतिम सवाल, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिल ग्राम में किला बनाकर की। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन नहीं था, उसने राजधानी स्थानांतरित की थी। और आज का वीडियो यहीं पर अंत होता है। आप पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, अथक मेहनत करेंगे, तब जाके उम्मीद बनेगा कि आप पीडीएम पास करके, मेंस पास करके, इंटरव्यू पहुंच करके जॉब ले जाएंगे। ऊपर पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत क्रूर है सरकारी जॉब को प्राप्त करने का प्रोसेस। लार दुलार से पास नहीं किया जा सकता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, एरिया घिसनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, पसीना पोंछ के क्वेश्चन हल करना पड़ता है, तब जाके कुछ परिणाम निकलता है गुरु। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हासिल होता है दुनिया में। धन्यवाद आप सभी का।